हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फाइंड में। मैं हूं आपके साथ अमरजीत कुमार। ओके दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं वैदिक सभ्यता के अंतर्गत आने वाले 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, वीवीआई क्वेश्चन मैं आज आप लोगों को कराने वाला हूँ। इसलिए दोस्तों, अगर आप लोग का यह टेस्ट में अगर भाग लेने का मन है तो इसमें भाग आप ले सकते हैं। ओके, तो क्वेश्चन है आप लोग के सामने, पूर्व वैदिक या ऋग्न वैदिक संस्कृत का काल जो है किसे माना गया है, यानी कि पूर्व वैदिक या ऋग्न वैदिक संस्कृत का काल जो है कि ये किसे माना गया, मतलब कब से कब तक माना गया है। तो आप लोग के सामने है ऑप्शन नंबर ए 1500 से 1000 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी है 1000 से 600 ईसा पूर्व और ऑप्शन सी है 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 1500 से 1000 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। ओके, आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा पे। क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लीजिएगा दोस्तों, क्या कहा गया है क्वेश्चन नंबर दूसरा में। क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक संस्कृत का काल जो है किसे माना गया है। उत्तर वैदिक संस्कृत के काल, उससे पहले वाला था पूर्व वैदिक काल और इसमें है उत्तर वैदिक। इन दोनों में काफ़ी फर्क है। यानी कि पूर्व वैदिक जो है वह मतलब यानी कि कब से कब तक है, तो वह था 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच। ओके, और यह जो है उत्तर वैदिक काल, यह है 1000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व को जो है उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। ओके, आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसमें देखिएगा दोस्तों क्या बोला गया है यह क्वेश्चन में, आर्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो आर्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आप लोग जो है आंसर दीजिए इसका आंसर फटाफट। तो आर्य का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ या कुलीन। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं। प्रारंभिक कार्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, यहाँ बोल रहा है कथन सही नहीं है। ओके, तो अब इसमें से आप लोग इनकी पढ़िए कौन सा कथन जो है प्रारंभिक आर्यों के कार्यों का सही नहीं है। वे संस्कृत बोलते थे, वे संस्कृत बोलते थे, वे घुड़सवारी किया करते थे, वे कई झुंडों में भारत आए, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग के सामने है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। यह जो है ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। इसमें कह रहा है सही नहीं है, इसका अर्थ है कि आर्य जो है वे संस्कृत बोलते थे, वे घुड़सवारी करते थे, वे जो है भारत कई झुंडों में आए, लेकिन वह जो है ग्रामीण से निवास करते थे। ओके, अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के सामने। क्या कहा गया है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। बताइए इसका क्वेश्चन, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तंबाकू का ज्ञान जो है इस आर्यों को नहीं था। ओके, जौ का भी ज्ञान था, गेहूं का भी ज्ञान था और चावल का भी ज्ञान था। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा दोस्तों क्या कहा गया। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधियों और ब्राह्मण विरोधियों धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। क्या है क्वेश्चन, मैं फिर से दोहरा रहा हूं एक बार। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधियों और ब्राह्मण विरोधियों धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्रमण के नाम से जाना जाता था। मतलब जो उत्तर वैदिक काल में जो व्यक्ति वेद का विरोध करते थे या फिर ब्राह्मण का विरोध करते थे उसको जो है श्रमण के नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। ओके, अब चलते हैं
क्वेश्चन नंबर 7वां की ओर। क्या कहा गया दोस्तों, गौर कीजिएगा। क्या है? वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? आप लोगों के सामने ऑप्शन है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या हो सकता है दोस्तों? आप लोग जो है इसका आंसर दीजिए फटाफट। और ये अभी मैं जो टेस्ट करा रहा हूँ ये लूसेंट बुक से टेस्ट है। लूसेंट बुक का टेस्ट करवा रहा हूँ दोस्तों, इसलिए दोस्तों आप इस टेस्ट में भाग ले सकते हैं। ओके, अब देखिएगा दोस्तों क्या है इसका आंसर क्या होगा। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? तो सुलभ सूत्र, ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। यानी कि सुलभ सूत्र को जो है वैदिक गणित का अंग कहा जाता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा दोस्तों क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 में ऑप्शन आप लोग के सामने है 4 ऑप्शन। ओके, क्या कह रहा है? किस वेद में, क्वेश्चन है किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? आप लोग के सामने है 4 ऑप्शन। इसका आंसर क्या होगा आप लोग हमें कमेंट कीजिए। इसका यह क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है, इसलिए दोस्तों आप इस टेस्ट में भाग ले सकते हैं। बहुत खूब, बहुत अच्छा। तो इसका राइट आंसर होगा आप लोग के सामने ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में जो है यानी कि ऋग्वेद में जो है संस्कृत के बारे में सूचना दी गई है। तो इसका जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात ऋग्वेद। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ओके, क्या कहा गया क्वेश्चन, मैं थोड़ा इसे जूम कर लेता हूं दोस्तों। कहा गया है निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? इनकी कौन सा मतलब इनकी कौन सा ग्रंथ जो है पहले आया, फिर उसके बाद वो आया, फिर उसके बाद, इस क्रम में जो है आप लोग को इसको सजाना है। आप लोग के सामने ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। पहले आया वेद, उसके बाद आया ब्राह्मण्य, उसके बाद आया आरण्यक, उसके बाद आया उपनिषद। इज ए राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्या कहा गया है? वेदों की संख्या कितनी है दोस्तों? वेरी वेरी इजी क्वेश्चन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, VVI क्वेश्चन इसको मान लीजिए दोस्तों। वेदों की संख्या कितनी है दोस्तों? आप लोग जानते हैं वेद 4 हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा गया है दोस्तों? आप लोग के सामने ऑप्शन है। आप लोग के सामने जो है क्वेश्चन है, क्या कहा गया है दोस्तों, गौर कीजिएगा। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं। तो क्या होगा इसका आंसर, बताइए फटाफट। तो इसका राइट आंसर होगा ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को जो है वेद त्रयी कहा जाता है, या फिर इसको जो है त्रयी कहते हैं। त्रयी या वेद त्रयी एक ही बात है। इसको जो है कौन कौन से वेद? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को जो है त्रयी कहा जाता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहा गया है दोस्तों? भारत में राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते कौन नहीं जानता है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है आप लोग के अनुसार। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडोपनिषद से। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर, मुंडोपनिषद से लिया गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। अब देखिएगा दोस्तों क्या कहा गया। ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? इसमें कह रहा है ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि था, पशुपालन था, शिक्षा था या फिर व्यवसाय था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अभी जो है आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। ओके,
इससे पहले वाले क्लास में हड़प्पा का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो व्यापारिक था। ओके, इसमें जो है कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना है, ठीक है। और आर्यों का जो है मुख्य व्यवसाय क्या था? तो पशुपालन था। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्या कहा गया दोस्तों? भारतीय संस्कृत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। किसे कहा जाता है भारतीय संस्कृत का आदि ग्रंथ? तो आप लोग के सामने है क्वेश्चन, और इसका आंसर क्या हो सकता है दोस्तों आप लोग के अनुसार? आदि ग्रंथ का मतलब होता है गाना, इनकी सॉन्ग आदि ग्रंथ, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा सामवेद। और हम लोग जानते हैं सामवेद को जो है भारत के संगीत का स्रोत भी कहा जाता है सामवेद को, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्या है दोस्तों? प्रथम विधि निर्माता कौन थे? प्रथम विधि निर्माता कौन थे दोस्तों? तो प्रथम विधि निर्माता कौन थे? आप लोग के सामने है क्वेश्चन, बताइए प्रथम विधि निर्माता। तो इसका राइट आंसर होगा मनु को जो है प्रथम विधि निर्माता कहा जाता है। इसलिए जो है ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। और ये क्वेश्चन जो है VVI को मान लीजिए, यह क्वेश्चन जो है बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा गया है? कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? बताइए, कृष्ण भक्ति का प्रधान ग्रंथ कौन सा है? महाभारत, श्रीमद्भगवद्गीता, श्रीमद्भागवत गीत गोविंद, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो क्या होगा इसका राइट आंसर, बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भागवत गीता जो है राइट आंसर होगा किसका? तो श्री कृष्ण का। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा गया है दोस्तों? बिल्कुल झकास क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, ठीक है। और ये सारा क्वेश्चन मैं आप लोग को जो है लाइव टेस्ट करवा रहा हूँ। किस बुक से? तो लूसेंट के बुक से। लूसेंट बुक, आजकल जानते हैं लूसेंट का क्रेज जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने आज जो है लूसेंट के बुक से यह टेस्ट करवा रहा हूँ। इसलिए दोस्तों आप इस टेस्ट में भाग लीजिए। क्या कहा गया है? ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या था? बताइए, संपत्ति का प्रमुख रूप क्या था? इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग के सामने क्वेश्चन है और साथ ही साथ इसका ऑप्शन भी दिया हुआ है 1 2 3 4 5 करके। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फटाफट बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या होगा? फटाफट बताइए, 17 का क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर, गोधन होगा। इनकी गोधन को जो है ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य आधार माना गया है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्या कहा गया है क्वेश्चन नंबर 18 में? ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? बताइए, शूद्र का उल्लेख जो है किस मंडल में मिलता है? मैं और थोड़ा इसे जो है जूम आउट कर लेता हूँ। तो बताइए इसका जो है राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है राइट आंसर होगा। क्या होगा? 10वें मंडल में जो है पहली बार पुरुष सूक्त का वर्णन किया गया है, ठीक है। और तीसरे मंडल में जो है गायत्री मंत्र का वर्णन है। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन है। और चौथे मंडल में जो है कृषि कार्य का वर्णन है। चौथे मंडल में कृषि कार्य का वर्णन है। और 7वें मंडल में जो है 7वें मंडल में जो है 10 राज्य युद्ध का वर्णन है। ओके,
और 9वें मंडल में जो है सोम मंडल का वर्णन है। 9वें मंडल में सोम मंडल का वर्णन है और 10वें मंडल में जो है पहली बार पुरुष सूक्त का वर्णन किया गया है। ओके, मैं मान के चलता हूँ आप लोग को जो है इतना क्वेश्चन क्लियर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहा गया है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि क्वेश्चन है पुराणों की संख्या कितनी है। पुराणों की संख्या कितनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस प्रकार के क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ सकते हैं। पुराणों की संख्या कितनी है और ऑप्शन आप लोग के सामने है। पुराणों की संख्या 18 है या फिर 19 है या फिर 20 है या फिर 21 है। बताइए फटाफट आप लोग में से, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 18 पुराण है और 108 उपनिषद की संख्या है। उपनिषद कहेगा तो कहना है 108, कहेगा पुराना, कहेगा पुराण की संख्या, तो इसमें से 0 को हटा देना है, इसको जो है हटा देना है। ओके, अब जो है क्वेश्चन नंबर 20 आ चुका है दोस्तों। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना है। बताइए दोस्तों, ऑप्शन इसका जो है इसका क्या होगा। इसका राइट आंसर वैदिक धर्म का जो है ओके, वैदिक धर्म का जो है वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना है। ऑप्शन ए है प्रकृति, पशुपति, देवी माता या फिर त्रिमूर्ति। ओके दोस्तों, तो इसका आंसर क्या होगा आप लोग हमें कमेंट कीजिए, इसका आंसर क्या हो सकता है। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था। ऑप्शन ए है प्रकृति, पशुपति, देवी माता या फिर त्रिमूर्ति। और मैं आप लोग को यह कहना चाहता हूं कि अभी जो है मैं जो है थोड़ा यानी कि डिस्टर्ब हो गया था। तो आप लोग जो है अगर हमारे YouTube चैनल स्टडी फाइंड को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको जो है ऐसे ही यहाँ पे वीडियो मिलेगी। ओके दोस्तों, ओके, तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है प्रकृति, इसका राइट आंसर होगा। और आप लोगों को आज का वीडियो वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।